पाकिस्तान में जाकर नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे हटाया जाए इसकी योजना बनाते हैं और उन्हीं के पत्रकार के जरिए जब पूछा जाता है क्या नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या ये आईएसआई को कह रहे हैं या पाकिस्तान को करना पड़ेगा, तब वो कहते हैं नहीं ये हमें ही करना पड़ेगा। हमें का मकसद वो बताते नहीं। उससे भी मन नहीं भरा तो उनके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद साहब सांप्रदायिक आधार पर इस देश को बांटने वाला बयान दे रहे हैं। अपराधी अपराधी होता है और भारत का संविधान अपराधियों को कैसे हैंडल करना है उसकी रोशनी में ही काम होता है। उसका जात और धर्म देखकर कभी कुछ नहीं होता, बल्कि अपराध देखकर उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन शकील अहमद का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और हम सोनिया जी और राहुल जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आपके इशारे पर आपकी सहमति इस बयान पे है या नहीं। हमारा ये मानना है कि ये पूरी तरह से शकील अहमद उनके पैनल पर हैं, उनके प्रवक्ता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कई राज्य के प्रभारी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उनका बयान बिना कांग्रेस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की सहमति से दिया बयान नहीं हो सकता है। इसलिए सोनिया जी राहुल जी को देश के सामने आकर बताना चाहिए कि क्या अपराधियों का जात और धर्म देखकर देश में कोई कार्रवाई होती है। पहले भी कांग्रेस के नेता इसी तरह का बयान देते रहे। पहले अफजल गुरुई की फांसी पर, फिर अजमल आमिर कसाब की फांसी पर, यहां तक के मुंबई के हमलावर याकूब मेनन की फांसी पर भी सियासत इन लोगों ने की। इस तरह से अपराधी और आतंकी को जात और धर्म के चश्मे से देखना बंद करे कांग्रेस। ये देश के हित में नहीं है। कांग्रेस मजहबी राजनीति बंद करे और मजहबी जामा हर चीज को पहनाकर देश के अंदर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश बंद करे। आज जिस तरह की स्थिति का निर्माण हो रहा है उसमें कांग्रेस के नेता जिस तरह की बयानबाजी पे उतरे हैं, इससे देश से प्रेम करने वाले लोगों का विश्वास कांग्रेस में घट रहा है। कभी भी ऐसी उम्मीद और अपेक्षा उनसे नहीं थी कि इस तरह का बयानबाजी योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस करवाएगी। हम सोनिया जी और राहुल जी से चाहते हैं कि वो चुप्पी तोड़ें और बताएं कि शकील अहमद का बयान कांग्रेस का बयान है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले राहुल जी जवाब दें, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से प्रोपेगेंडा पे चल रही है और सरकार की आर्थिक नीतियां दिशाहीन है। देखिए, मनमोहन सिंह जी एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनकी दिशा हमने 10 साल में उनके प्रधानमंत्री काल में देखी। जो सारी दिशा 2G स्पेक्ट्रम की तरफ मुड़ जाती थी,
CWG की तरफ मुड़ जाती थी, कोलगेट की तरफ मुड़ जाती थी। शायद उस दिशा में हम तरक्की नहीं कर रहे हैं। इससे वो चिंतित होंगे कि सरकार भ्रष्टाचार को कोई दिशा क्यों नहीं दे रही है। उनके कार्यकाल में एक ही दिशा थी जो सबको देश को मालूम है कि करप्शन की दिशा में बढ़ रही थी उनकी सरकार, जिसके जांच आज तक चल रहे हैं। उनको अगर देशहित में कोई भी सुझाव देना हो तो उनका सुझाव आमंत्रित है। सिर्फ आलोचना करने से ही काम नहीं चलेगा। नहीं, नीतीश कुमार जी 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का ओथ ले रहे हैं। हम उनको बधाई देते हैं और शुभकामना देते हैं। जी, और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में बिहार तरक्की करेगा। केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग उनकी सरकार को रहेगा और बिहार में जो अभी कुछ घटनाएं घट रही हैं, थाने पे हमला, इंस्पेक्टर की हत्या, पब्लिक पे गोली, दरभंगा में, लालगंज में, कई जगह बिहार के कई कोनों में जिस तरह से कानून व्यवस्था में गिरावट आई है, हम अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून के राज को और जोर से स्थापित करेंगे और उनको अच्छे काम करने की शुभकामना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देते हैं। जी, आपको सवाल ये है कि अपनी कांग्रेस पार्टी की बयानबाजी का मुद्दा उठाया। आपकी पार्टी में भी बयानबाजी हम नहीं रहे बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान भी और बाद में। क्या पार्टी इस पर कुछ कदम उठाएगी? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को पार्टी खासतौर पर शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात कर रहे हैं, आरकेडी की बात कर रहे हैं, नारायण यादव की बात कर रहे हैं? जी, कौन कह रहे हैं? जी, शपथ ग्रहण समारोह में हम उसको कंप्लीट कर लें, आपके सवाल पे आते हैं। हमारे तरफ से उन्होंने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को निमंत्रित किया है, उनके प्रतिनिधि जाएंगे और उन्होंने सब लोगों को निमंत्रित किया है। उसमें भाजपा को भी निमंत्रित किया है, हमारे सहयोगी शिवसेना को भी उन्होंने निमंत्रित बिहार की धरती पर जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें किया है। हमारे कई पुराने जो एनडीए के साथी हैं उनको भी किया है, कांग्रेस को भी किया है, कम्युनिस्ट पार्टी को भी किया है और ममता दीदी को भी किया है। तो इसलिए जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो ये उनको पूरा अधिकार होता है वो किसको बुलाएं न बुलाएं। तो हम तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि वो किसको बुला रहे हैं, वो पूरी तरह आजाद हैं। हम तो उनको शुभकामना ही देते हैं। देखिए, बिहार के चुनाव में हम पराजित हुए हैं और बिहार के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जब 2014 का हुआ था तो ये जो महागठबंधन के लोग हैं ये अलग अलग लड़े थे, जिसमें 2014 में जेडीयू को करीब 56 लाख वोट आया था, आरजेडी को 72 लाख वोट आया था और कांग्रेस को 30 लाख वोट आया था। 1,59,08,402 वोट आया था उनको।
1,59,8,402 और हमें 2014 के लोकसभा के चुनाव में 1,39,17,159 वोट आया था। इन तीनों को मिला दें अगर लोकसभा में भी हमसे ज्यादा वोट, उन्होंने करीब 30 लाख वोट हमसे ज्यादा प्राप्त किया था। 2015 के भी अभी के विधानसभा के चुनाव में उनको 1,59,000 जितना वोट उनको आया था, 1,59,51,561 वोट आए। वो शपथ ले रहे हैं और हम 1,29,90,492 वोट लाकर उनको बधाई दे रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं। तो हमारी शुभकामना अकेली न मानी जाए। बिहार के 1,29,90,492 लोगों की तरफ से जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन्होंने 1,59,51,561 वोट प्राप्त करके सरकार बनाई है, उनको 1,29,90,492 लोगों की तरफ से शुभकामना देते हैं। नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए कि सिर्फ शाहनवाज हुसैन की या बीजेपी की शुभकामना न मानी जाए। जिन्होंने उनको वोट दिया उसके तो वो मुख्यमंत्री बने ही, लेकिन जिन्होंने उनके खिलाफ वोट डाला है उनकी भी शुभकामना हम देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर बढ़े, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को अच्छा इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े और बिहार एजुकेशन का हब बने, ऐसी कामना करते हैं। और ये भी उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने कुशल नेतृत्व से बिना इधर उधर के प्रभाव में आए हुए कानून का राज अच्छे से स्थापित करेंगे, ये ऐसी अपेक्षा उनसे करते हैं बिहारी होने के नाते। जी, सवाल मैंने तो जवाब दिया आपको। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं, मेरे बयान को आप गंभीरता से लें। जी, आप पूछें, आपका बीच में रह गया था इनका। जी, हम अभिषेक मनु सिंघवी के बहुत सारे मशवरे उनके पास हैं और हम उनका मशवरा उचित समझेंगे तो जरूर लेंगे। ऐसे वो मेल कर सकते हैं, उनके कोई सुझाव है तो। लेकिन हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है और जीडीपी बढ़ रही है, देश का नाम ऊंचा हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री की सफल यूके की यात्रा हुई है और दोनों देश के बीच में व्यापार के संबंध को मजबूत करने के लिए बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं और पूरा देश उनकी इस यात्रा और उनको मिले सम्मान से प्रसन्न है। आपको लगता है कि बिहार के नतीजों ने नीतीश कुमार को एंटी बीजेपी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया? अब इसमें मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चेहरा हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। अब कांग्रेस बताए कि उनके यहाँ राहुल जी हैं कि नीतीश जी हैं, जेडीयू बताए, अब मैं कैसे उनके मामले में बता दूं? वो कहेंगे ये प्रवक्ता बीजेपी का है और चेहरा जेडीयू और कांग्रेस में से तय कर रहा है।
ये तो उन लोगों को तय करना है कि राहुल जी कि नीतीश जी कि मुलायम सिंह जी कि कौन से बड़े चेहरे हैं, ये आपस में वो तय करें। इसका जवाब दिया मैंने जी। वो हमारे अध्यक्ष हैं और रहेंगे। दे दिया, जवाब दे दिया जी। जी आप चिंतित ना हो, उतना ही जवाब मैंने देना था वो दे दिया आपको जी। मैंने माइक से बोला है, आपको सुनाई दिया होगा जी। क्या ये क्या सवाल, क्या फिर से कोई सवाल है, बताइए जी। वो हमारे अध्यक्ष हैं, रहेंगे। अच्छी बात है, उसमें आयोग की रिपोर्ट आएगी तो उसको देखेंगे, फिर प्रतिक्रिया देंगे। जी सिंघल साहब। नहीं, आपने ये सवाल उनके नाम से नहीं पूछा था। नहीं, अभी आपका सवाल क्या है, उस पर आइए। जी जी, मैंने इसलिए कहा कि मैं प्रवक्ता हूं बीजेपी का, तो मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दिया। दूसरे दलों में क्या हो रहा है, क्या आप सवाल करें ना, आप कयास पे ना जाएं, सवाल कीजिए जी। जी जी, मैं तो अब ये मैंने कुछ कहा नहीं ऐसा। ये रिकॉर्ड पर है, आपके चैनल पे लाइव जा रहा होगा, उस पर बताइए। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अगर आपके पास है तो उसको चलाए। नहीं, जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, और जब मैं जो जवाब दूं उस सवाल के जवाब में ही उसको जोड़ें। जी, आपका सवाल। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि उस बयान का गलत प्रचार किया गया, ये कहा है उन्होंने। उनके बयान की वजह से ये हार हुई, ऐसा नहीं कहा है। और मैं भी उनके प्रेस को देख रहा था, मैं वहां मौजूद नहीं था, इसलिए आपका सवाल जो है कि उन्होंने जो कहा है वैसा उन्होंने नहीं कहा। जी, पूरे 1,29,90,000 लोगों की तरफ से जी। देखिए, हमारी पार्टी में जिस भी नेता को अपनी बात रखनी है उसके लिए वो अपनी बात रखने के लिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आजादी है, और जो विषय उठते हैं उस पर सही फोरम पर निर्णय होता है। इसलिए अभी हम चुनाव हारे हैं, उसके एक नहीं अनेक वजह होंगे। जीतने की भी एक वजह नहीं होती और हारने की भी एक वजह नहीं होती है। अलग अलग लोग अलग अलग से अपने कारणों की व्याख्यान करते हैं, लेकिन पार्टी हर बिंदु पर विचार कर रही है, और हमारे वरिष्ठों या हमारे कनिष्ठों जिनके भी सुझाव आते हैं उन सब पर विचार हमारी पार्टी करती है और बयानों को भी संज्ञान में लेती है। मैंने अब जवाब दे दिया। ज्यादातर लोग नहीं, पूरा देश
धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में है और भारत में जिस तरह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मिलकर रहते हैं इसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं। माइनॉरिटीज के लिए भी, मुस्लिम समाज के लिए भी भारत से अच्छा कोई देश हो नहीं सकता जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। 121 करोड़ के देश में एकाक घटना होती होगी जो चर्चा में और खबरों में आती होगी, लेकिन पूरे देश के लोग मिलकर रहते हैं। यही हमारी विरासत है और यही हमारी ताकत है। जी। हमारा तो ग्रैंड अलायंस है ही। एनडीए उनका क्या होगा वो तय करेंगे। उनके जब प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे उनका क्या चलने वाला है, क्या लगने वाला है। नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिस तरह का भी उनका लगने वाला है वो बताएं। हमारा तो नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में एक अच्छा अलायंस देश के अंदर है और हमारी सरकार बढ़िया से काम कर रही है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमारी सरकार देश के विकास में योगदान कर रही है और उसको करती रहेगी। कई बार 4 जगह हम जीते भी हैं और दिल्ली और बिहार में हारे भी हैं, लेकिन जो जिस पथ पर नरेंद्र भाई चले हैं विकास के, उस पथ पर वो चलते रहेंगे और देश को विकसित करने का जो देश के लोगों का सपना है उसको पूरा करके हम सब दिखाएंगे। आने वाले संसद सत्र में इस महागठबंधन की ओर से आपको कोई धोखा, बाधा, खतरा ऐसा कुछ नजर आ रहा है? ऐसे तो कांग्रेस की तादाद 44 है और जो महागठबंधन जुड़े हैं उनके दो एमपी और 3 एमपी और हैं। तो वो पहले से भी वो कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट के फ्लोर मैनेजमेंट में उनके साथ हैं और इस जीत के बाद कोई पार्लियामेंट का गणित बदलने वाला नहीं है। पार्लियामेंट में वही गणित है और वो भविष्य में क्या रणनीति बनाते हैं वो उनको तय करना है। सर, अभी आपके नेशनल सेक्रेटरी आरपी सिंह और एचएस फुल्का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राजीव गांधी का भारत रत्न वापस मांग रहे हैं। बिकॉज ऑफ द कमेंट व्हिच वाज मेड इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो कमेंट मारा गया कि बड़ा पेड़ देता है तो देखिए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का वो बयान पूरे देश के लोगों को याद है। जब उन्होंने कहा था दिल्ली में आग लगी हुई थी, सांप्रदायिक तनाव था, उस वक्त उन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। और सच में उनके बयान के बाद दिल्ली और आसपास धरती हिली थी, सांप्रदायिक सौहार्द टूटा था। इसमें कोई डिबेट नहीं है, ये सब जानते हैं। इसलिए इस देश में जब टॉलरेंस और इंटॉलरेंस पर डिबेट होती है तो कुछ लोग उस बयान को भी कोट करते हैं जिन बयान को लेकर लोग उनके भारत रत्न के वापसी की मांग कर रहे हैं। तो ये देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी अपनी बात रखना, अपनी अपनी मांग करना भारत के नागरिक का अधिकार है। तो वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अभी मैंने इतना ही कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। वो एक नागरिक के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि खुद उस समाज से हैं जिस समाज के हजारों लोग बिना कसूर के कत्ल कर दिए गए थे। तो वो अपने दर्द का, अपनी भावना का प्रकटीकरण वो कर रहे हैं।
नहीं रखते एकदम। हम पूरी तरह से नाथूराम गोडसे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा मानते हैं और उन्होंने एक बड़ा अपराध किया था, हमारे बापू को हमसे छीना था। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह महात्मा गांधी के आदर्श पर चलने वाली पार्टी है और हमारे नेता नरेंद्र भाई अभी जब यूके गए थे तब उन्होंने महात्मा गांधी जी को कोट किया था, कहा था ये देश गांधी का देश है। तो आप समझ सकते हैं हमारी भावना गांधी जी के लिए कितनी आदर की है, इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। जो लोग भी इस तरह का कृत्य करते हैं हम उनकी निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ क्या अच्छा, आज एक शुभ समाचार भी आया है कि जो पीरगंज है छत्तीसगढ़ में, रायपुर के बगल का नगर निगम बना है। बहुत सालों से कांग्रेस थी और आज हमने उस नगर निगम पीरगंज पर भाजपा का झंडा लहराया है। भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। जीत कहीं की भी हो, लोकतंत्र में वोट जहां भी डले उस जीत का स्वागत होना चाहिए। तो हम पीरगंज में छत्तीसगढ़ में नगर निगम की जीत पर वहां के वासियों को बधाई देते हैं। सिद्धार्थ जी बंगाल से संबंधित कुछ पक्ष रखें जी। मैंने उनका बयान देखा नहीं है और हमारे यहाँ जो ईडी हैं वो कहीं भी कोई बयान आता है उसका संज्ञान लेते हैं। इसलिए कहां पर किसके कितने खाते हैं इस सब की जांच सामूहिक तौर पे चल रही है कि ब्लैक मनी कहां कहां है, कहां छुपा है, कहां रखा है। और हमारी सरकार कमिटेड है कि ब्लैक मनी को भारत में लाया जाए, उस पर कार्रवाई चल रही है। सॉरी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहनवाज जी की थी और उन्हीं की है, मगर एक कुछ खबर आई बंगाल से, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में वो एक पार्टी की तरफ से एक टिप्पणी रख दूं। फॉर्मर टीएमसी मिनिस्टर मदन मित्रा, who is one of the main accused in the Sharda chit fund scam, managed to get a bail from the lower court few days back. And today, the Calcutta High Court, the CBI had moved the Calcutta High Court, and the High Court has rejected the bail of Madan Mitra and asked him to surrender immediately. BJP welcomes the judgment, and I'm sure the 17.5 lakh families who have suffered or have lost their money, hard-earned money, in the Sharda chit fund scam must be very relieved, and the endeavor of the CBI should be to find that money, and the money is returned to these 17.5 lakh families. When Madan Mitra got the bail, many questions were raised there politically in Calcutta and in media of BJP having a tacit understanding with TMC. Firstly, one must understand the CBI is no more a caged parrot under
the NDA too, like it was under the UPA. So therefore, I'm sure that question does get answered of the tacit understanding which was being spread as a propaganda before the elections of 2016. And secondly, my question goes to Mamata Banerjee. To avoid the bail being rejected, strategically they thought that Madan Mitra should resign as a minister, which he did yesterday. Now his bail has been rejected. The question to Mamata Banerjee is, will you reinstate Madan Mitra or not? So this is from my side, from the party side on Madan Mitra. उसको मैं हिंदी में भी, या जरूरत नहीं है तो छोड़ दूं मैं. My last question is, Madan Mitra had resigned yesterday, so as that question, CBI had said that as a minister he can influence, and therefore he had resigned. Now since his bail has been rejected, will Mamata Banerjee reinstate him as a cabinet minister or not? बहुत बहुत धन्यवाद आपको. आप हैं? नहीं, वो इधर आज इनकी प्रेस है. मैं तो अपना एक कमेंट करने आया था. हिंदी में चाहिए तो मैं रिपीट करता हूं, अदरवाइज चलिए. टीएमसी के मंत्री मदन मित्रा जी, उन्होंने अभी हाल में ही कल उन्होंने रिजाइन किया था कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में. उसके पहले वो अरेस्ट हुए थे शारदा चिट फंड स्कैम में, और उसके तहत एक लोअर कोर्ट ने उनको बेल दी थी, और कल उन्होंने अपना इस्तीफा दिया मंत्री के रूप में, क्योंकि उनके ऊपर एक आर्गुमेंट था कि मंत्री के रहते हुए वो इन्फ्लुएंस करते हैं. तो आज हाई कोर्ट में अपील थी, हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट करी है, जिसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है. और जो 7.5 लाख परिवार हैं जिनका पैसा शारदा चिट फंड स्कैम में डूबा है, आज उनको रिलीफ मिली होगी कि कानून अपना काम कर रहा है. और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से प्रश्न पूछती है कि आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत कल आपने उनका रेजिग्नेशन लिया था, मगर बेल जब भी उनकी बची नहीं, मगर उनकी रिजेक्ट हो गई. तो क्या आप मदन मित्रा को फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? यह हम लोग का प्रश्न है. थैंक यू.